इस वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर की जो द्वितीय कोटि की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हल करने की चौथी विधि पढ़ेंगे हम। फोर्थ मेथड यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 विधियाँ पढ़ ली है, 6.1, 6.2 और 6.3 के अंदर। अब यहाँ पे 6.4 के अंदर हम चौथी विधि पढ़ेंगे। तो उसकी क्रियाविधि में आपको बता देता हूँ। विधि का नाम है स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। इसके अंदर हम जो स्वतंत्र चर होता है उसको हम बदल देते हैं। तो हम किस तरह से बदलेंगे उसकी क्रियाविधि में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले हम समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप होती है इस तरह से, जो सेकेंड अवकलन होता है उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तब ये इसका गुणांक 1 होता है तो ये होती है मानक रूप। तो मानक रूप में लिखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन को। मानक रूप में लिखने के बाद हमें यहाँ से P, Q और R का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे, जो इक्वेशन दी होगी उसको हम इस तरह से मान लेंगे। यहाँ पे P के स्थान पे हम P1 मानेंगे, Q के स्थान पे Q1, R के स्थान पे हम R1 मानेंगे। अब यहाँ पे P1, Q1 और R1 इनका मान होता है इस तरह से। अब यहाँ पे Z क्या है, तो Z है स्वतंत्र चर जिसको हम बदलने वाले हैं। यहाँ पे X को हम Z में बदलने वाले हैं। ये जो स्वतंत्र चर है इसका हम मान प्राप्त करेंगे। अभी इसका जो मान ज्ञात करने की जो मेथड है वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बस केवल इतना ही होता है, जो ये क्वेश्चन दिया होता है उसको मानक रूप में लिखना है। उसके बाद इस तरह से हम एक इक्वेशन मानेंगे और ये जो इक्वेशन हम मानेंगे उसके अंदर P, Q और R हम प्राप्त करेंगे। P1, Q1 और R1 उसको प्राप्त करने का मेथड होगा। उसके लिए हमें Z की ज़रूरत पड़ेगी और Z हमें कहाँ से मिलेगा वो अब हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम Z प्राप्त करना सीखेंगे। तो Z को प्राप्त करने की हमारे पास 2 विधियाँ होती है। 2 विधियाँ हैं। तो पहली विधि हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास केस 1 है। केस 1 के अंदर हम Q होता है, Q इस तरह से होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे Q1 मानेंगे। Q1 हम मानेंगे हम एक कॉन्स्टेंट मानेंगे A। अब ये A कॉन्स्टेंट है, वो कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन उससे आप सोल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसलिए जैसे मैं बताता हूँ आप वैसे ही मानना। जैसे कि आपको यहाँ पे क्यों होगा आपके पास, ये जो ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जो क्यों की बात कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जो क्यों होगा आपके पास, मैं उस क्यों की बात कर रहा हूँ। मानक रूप में यहाँ पे जो क्यों होगा वो इस तरह से होगा, A एपेक्स। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके पास क्यों है इस तरह से 4x² प्लस 2x प्लस 8। मान लो आपके पास क्यों इस तरह से है, तो आप यहाँ पे जितना कॉमन ले सकते हो, कांस्टेंट को कॉमन लेना, जितना ले सकते हो आप ले लो। यहाँ से मैं कांस्टेंट 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखो 2x² प्लस 2x प्लस 8 ये आपको मिलता है। यहाँ पे आपने देखो कॉमन क्या लिया है, यहाँ पे +2 प्लस का इक्वेशन है तो +2 यहाँ पे ये कॉमन आ चुका है ऐसे केस से। तो ये जो +2 है ये हो जाएगा हमारा A का मान। तो हम A यहाँ पे लिखेंगे +2। तो आपको इस तरह से सोल्व करना है इसको। जो क्यों का यहाँ पे सिंबल होगा, यहाँ पे क्यों का मान यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट आया कॉमन वो पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे हम +A लेंगे। यहाँ पे देखो चिन्ह के सहित लेना, आपको चिन्ह को भी साथ में लेना है, तब जाके आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा, वरना आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं पे। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्यों होगा उसमें से एक कांस्टेंट को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो Q1 होगा वो उसी को मान लेना है, वो हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप अब Z प्राप्त करोगे। तो Z प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देखो आपके पास Q1 और यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना। Q1 का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो ये जो Q1 का मान आपने माना है वो यहाँ पे रख दो आप। तो यहाँ पे रखने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। Q1 है हमारे पास यहाँ पे, तो Q1 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, वो A लिखोगे। तो Q1 के स्थान पे मैंने A लिख दिया। और यहाँ पे देखो ये जो क्यों था, क्यों हमने क्या रख रखा है यहाँ पे A एपेक्स। इस तरह से हमने कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ से देखो A कॉमन आ गया और Q1 का मान तो हमने A माना ही था, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखो चिन्ह के सहित क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने चिन्ह क्यों लिखा है, चिन्ह इसलिए लिखा है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे A आपके पास नेगेटिव आ गया। मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो आपने कौन सा चिन्ह लिया है यहाँ पे, नेगेटिव। तो यहाँ से नेगेटिव चिन्ह से नेगेटिव चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल होने के बाद इसका डायरेक्ट रूट हो जाएगा यहाँ पे। और फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें Z का मान मिलेगा। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करने के बाद इस तरह से होगा, Z का मान आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। एपेक्स बचेगा, कॉमन लेने के बाद जो भी बचेगा उसका रूट आएगा और उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तब जाके हमें Z मिलेगा। तो इस तरह से Z मिलेगा। तो हमारे पास अब हम इस Z से ये प्राप्त कर सकते हैं।
P1 प्राप्त कर सकते हैं और R1 भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा आंसर फिर ये जो इक्वेशन है उसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो R1 मिलेगा आपको वो R1 जेड के पदों में मिलना चाहिए। R1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जेड का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास अक्ष के पद मिलेंगे। तो R1 आपको एक्स के पदों में मिलेगा, लेकिन एक्स को पदों को आपको बदलना है। बदल के किस में लिखना है? जेड में। ये ध्यान में रखना कहीं पे आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए ये मैंने यहाँ पे नोट डाल दिया है कि जो R1 मिलेगा आपको वो जेड के पदों में मिलना चाहिए। अब इसके लिए कुछ आइडेंटिटी भी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। तो आपको पहले से पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते। तो उसकी आइडेंटिटी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहली आइडेंटिटी में आपको बता रहा हूँ, दो आइडेंटिटी है। तो पहली ये है कि ये जो क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे जेड ज्ञात करने के लिए देखो, जेड ज्ञात हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। तो जेड ज्ञात करने के लिए आपके पास देखो ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रूट एपेक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना आसान होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो एपेक्स है, ये एपेक्स क्या है? ये क्यों के अंदर है। ये क्यों के अंदर है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एपेक्स किसके अंदर है? क्यों के अंदर। तो क्यों आपको यदि पूर्ण वर्ग मिल जाता है, क्यों पूर्ण वर्ग है, तो भी आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे कि क्यों का मान आपके पास आ गया sin x स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मान लो 5 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है। तो ये sin की पावर में 2 है, तो पावर 2 है। तो यहाँ पे देखो जैसे इसकी रूट लगेगा, रूट देखते ही रूट हट जाएगा इसका, तो इसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए क्या हो गया? ईजी हो गया। तो यह से आप ध्यान रख सकते हो, आप क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन को आपको देखते ही आपको सबसे पहले क्या देखना है? क्यों देखना है। क्यों के अंदर आपको देखना है कि क्या आप क्यों का इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर एक्स के सापेक्ष कर सकते हो तो आप ये विधि लगा देना, आपका आंसर मिल जाएगा। फिर इसके लिए दूसरी जो आइडेंटिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इस विधि से क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जेड ज्ञात हो जाए आपके पास। जेड ज्ञात होने के बाद आपको क्या करना है? ये P1 ज्ञात करना है। P1 आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास यही है। तो ये है हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी कि P1 अचर प्राप्त होना चाहिए। P1 कांस्टेंट होगा तभी ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा, वरना आप इसे सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल देके आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, sin x की पावर 2 sin y का डबल अवकलन इक्वल टू y, 2y है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो ये हमने इसको मानक रूप में लिख दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे तो क्यों का मान आपको क्या मिल रहा है? क्यों मिल रहा है ये। अब ये जो मिल रहा है तो आपको देखते पता चल गया कि यार मैं तो इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन कर सकता हूँ तो यानी कि मुझे इसका जेड का मान तो आसानी से मिल जाएगा। जेड का मान मुझे मिल गया, मान लो जेड का मान मिल गया। अब मैं P1 ज्ञात कर रहा हूँ, तो P1 ज्ञात किया मैंने। फिर तो P1 ज्ञात करने के बाद मुझे मिला माइनस के कोसक्स। माइनस के कोसक्स, तो ये तो क्या आ गया? ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये अचर नहीं है, ये तो चर आ गया। और जब भी चर आएगा इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो ये विधि यहाँ पे नहीं लगेगी। तो जरूरी नहीं है एक ही विधि में आपको पता चल जाए। P1 ज्ञात होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आगे सोल्व होगा या नहीं होगा। फिर एक और है जो क्वेश्चन 11 है, क्यूरियोसिटी फाउंडेशन बुक का क्वेश्चन 11 है। आप ऐप से आप ये जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन 11 है। तो क्वेश्चन 11 के अंदर आपने देखा होगा जो ये क्यों का मान है, क्वेश्चन 11 के अंदर जो क्यों का मान है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे तो देखो पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। वहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है। आप इसको देखोगे, क्यों का रूट देखोगे, आप रूट क्यों देखोगे वहाँ पे आप, और उसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स के सापेक्ष, तो वो इंटीग्रेशन वहाँ पे आसानी से हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन 11 भी इस विधि से सोल्व होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है इसका। तो जेड मान आप वहाँ पे जेड प्राप्त कर सकते हो, और जेड प्राप्त करने के बाद आप P1 प्राप्त करोगे तो वो भी आपको कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि अचर मिलेगा। वहाँ पे आपको अचर मिलना चाहिए, क्यों P1 आपको अचर मिलना चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। तो अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं हम आप यहाँ पे। तो एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमने केस 1 देखा है, जेड ज्ञात करने की एक विधि देखी है, जेड ज्ञात करने की एक दूसरी विधि भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये है दूसरी विधि केस 2 कि जेड हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है? अभी हमने देखा था कि जो P1 है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस विधि के अंदर हमने पहले से ये मान लिया कि P1 हमारे पास 0 आ जाए, क्योंकि 0 कांस्टेंट है। तो हमने मान लिया कि P1 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि 0 में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करें 0 ही रहेगा, इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो P1 को मैंने 0 मान लिया, पहले से ही 0 मान लिया। तो यहाँ पे देखो
हमने इस तरह से माना था, P1 होता है यहाँ पे और P1 का इक्वेशन होता है इस तरह से। अब यदि मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो यहाँ पे जैसे मैं 0 पुट करूँगा तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद z का मान मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप z का मान देख सकते हो। p का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष, उसको e की पावर में लगाएंगे माइनस चिन्ह के साथ, फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे तब जाके हमें z मिलेगा। लेकिन z मिल गया तो क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये विधि आप लगाते हो तो आपके पास यहाँ पे z ज्ञात होना चाहिए, z ज्ञात होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आप z ज्ञात करके देख लेना। तो z ज्ञात करने से पहले एक बार आप सोच लेना कि यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना आप जानते हो कभी कभी कठिन हो जाता है इंटीग्रेशन ज्ञात करना। तो आप सबसे पहले p को देखना वहाँ पे, अगर p का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना आसान है और फिर उसको e की पावर लगाने के बाद भी इंटीग्रेशन करना आसान है तो आप इस विधि से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूँ, लेकिन क्या है कि अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये इंटीग्रेशन करना काफ़ी कठिन हो जाती है, तो इस विधि को बहुत कम यूज में लेते हैं। फिर भी मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप यूज में लेना इस विधि को। किसी क्वेश्चन में हो सकता है ये जेड का मान ज्ञात करना आसान हो जाए तो आप ट्राई कर सकते हो किसी क्वेश्चन के साथ इस तरह से। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जेड ज्ञात करना कठिन हो जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। जितने में मैं एग्जाम्पल सोल्व करूँगा सबके अंदर केस 1 की तरह मैं हल करूँगा। केस 2 को मैं कहीं पे भी यूज में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे केस 1 से ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए थे, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन थे। तो केस 1 से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन को मानक रूप में लिखना है तभी क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले अजमेर बीएससी में आया हुआ है और राजस्थान बीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये 2020 में आया हुआ है अभी लेटेस्ट अजमेर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो हम मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब मानक रूप में लिखने के बाद हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है, ये हो गया इसका मानक रूप। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी कि हम क्यों को देखेंगे। तो क्यों यहाँ पे देखो p तो ये है, क्यों ये है और r ये है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्यों का इंटीग्रेशन किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे cos की पावर 2 है, कांस्टेंट को तो देखना ही नहीं है। cos की पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि रूट लगेगा इसके, क्योंकि रूट लगेगा फिर इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि x cos ही बनेगा। यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन हमें आता है तो इसका z ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो p और q r इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे p हमारे पास ये है, q हमारे पास ये है और r हमारे पास इस तरह से है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे z। तो z ज्ञात करने के लिए हम q1 मानेंगे यहाँ पे, तो q1 भी मानेंगे लेकिन उससे पहले हम उसके जो फॉर्मूले है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी यहाँ पे इस तरह से। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे दी जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम z के पदों में मानते हैं, ऊपर तो y है और नीचे क्या है z। तो हम यहाँ पे स्वतंत्र चर हम z मान लेते हैं। अब इसकी यहाँ पे स्वतंत्र चर हम z मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जो रूप है उसको इस तरह से मान लिया। अब यहाँ पे q1 इस तरह से है, p1 इस तरह से है और r1 यहाँ पे इस तरह से है। अब यहाँ पर इसके बाद में जो हम करते हैं वो करते हैं z का मान ज्ञात करते हैं। तो z का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखो ये जो q है उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम x के सापेक्ष इसका रूट लेके। तो हम यहाँ पे पहले विधि यूज में लेंगे z ज्ञात करने की। तो उस विधि के अंदर क्या था कि जो भी q होता है, q के साथ यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम a मानते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है -2, तो हम a का मान -2 मानेंगे। तो हमने यहाँ पे देखो z का चयन करना है तो q1 मैंने मान लिया -2। ये -2 क्यों माना है मैंने, तो यहाँ पे देखो ये जो q है, q के अंदर यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है -2। तो -2 कांस्टेंट आ रहा है तो -2 को मैंने q मान लिया, यहाँ पे q1 मान लिया। अब ये -2 है वो मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे q1 के स्थान पे। तो q1 के स्थान पे रखूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी देखो -2 है। तो यहाँ से -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये फायदा है इस तरह से मानने का। ये q का मान हम इस तरह से इसलिए मानते हैं कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे q के साथ में यहाँ पे जो भी कांस्टेंट था उसको हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पे इस तरह से q किया है। तो यहाँ से -2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो रूट पावर 2 है तो हम दोनों तरफ रूट लेंगे, पावर 2 को हटा लेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा इसका इंटीग्रेशन। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने रूट लिया है तो रूट लेने के बाद तो प्लस माइनस के 2 ये 2 सिंबल आ जाते हैं।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मान रहे हैं, तो मानने के लिए हम प्लस का चिन्ह भी मान सकते हैं और माइनस का चिन्ह भी मान सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आता है दोनों क्वेश्चन, दोनों सिंबल के साथ। तो मैं यहाँ पे हमेशा प्लस का चिन्ह लेके ही सोल्व करता हूँ, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्लस के चिन्ह के साथ इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस के माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो गया है, और प्लस माइनस में से मैंने केवल प्लस का चिन्ह लिया है रूट लेने के बाद। तो यहाँ पे अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस का, तो कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन। तो यहाँ पे हमें जेड का मान मिल चुका है। अब जेड का मान तो हमें मिल चुका है, तो जेड का बाद हम यहाँ पे P1 ज्ञात करेंगे। तो P1 ज्ञात करने के लिए हम देखो यहाँ पे जेड का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और यहाँ पे मान पुट करेंगे। यहाँ पे जेड का डबल बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ पे सिंगल बार अवकलन करेंगे और P1 से P से गुणा करके हम इस तरह से इस फॉर्मूले में जेड का मान पुट करेंगे, P का मान पुट करेंगे और यहाँ पे P1 प्राप्त करेंगे। तो P1 हम प्राप्त करते हैं यहाँ पे, तो P1 प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0। तो यहाँ पे P1 का मान हमें मिलना चाहिए कांस्टेंट, तो 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इस विधि से सोल्व होगा, क्योंकि P1 हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए और हमें P1 कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ज्ञात करेंगे R1, क्योंकि यहाँ पे देखो Q1 तो हमने मान लिया, P1 हमने प्राप्त कर लिया, अब हम प्राप्त करेंगे R1। तो R1 के सूत्र में हम Z का मान लिखेंगे और R का मान लिखेंगे। तो हमने R का मान लिख दिया ये, और Z का मान रख दिया। Z का मान है, Z के सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष Z का, तो साइन का अवकलन होगा cos। तो यहाँ पे cos की पावर 2 होगी, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, तो cos की पावर 2 हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो 2 cos की पावर 2x आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 cos की पावर 2x आ गया। लेकिन मैंने एक नोट डाला था जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी इसकी, तो उसमें नोट में मैंने लिखा था कि जो R1 होता है वो Z के पदों में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है cos की पावर 2x है, लेकिन cos की पावर 2x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे Z के पदों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो sin x को मैं Z कहता हूँ, तो इस पूरे इक्वेशन को मुझे sin x में बदलना पड़ेगा ताकि मैं sin x का मान Z पुट कर सकूँ। तो मैंने क्या किया कि cos की पावर 2 था, तो उसको मैंने sin का फॉर्मूला लगा लिया ये, क्योंकि sin का फॉर्मूला होता है sin की पावर 2x प्लस cos की पावर 2x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला मैंने यूज में लिया और यहाँ पे cos की पावर 2 का मान रख दिया 1 माइनस साइन की पावर 2। अब देखो साइन का मान मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Z, तो यहाँ पे मैंने Z लिख दिया, तो Z की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि साइन x की पावर 2 है यहाँ पे। तो अब ये Z में बदल चुका है। अब ये मान हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे हम P1 Q1 और R1 का मान पुट करेंगे। तो ये मान पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे ये इक्वेशन मिल चुकी है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं परिवर्तित इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको Z में परिवर्तित कर दिया है यहाँ पे। तो हमने इस तरह से Z मान लिया और हमने इसको इस तरह से बदल दिया इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे स्वतंत्र चर है जो Z हो जाता है, यहाँ पे स्वतंत्र चर x है, तो ये बदल चुका है और ये Z में बदल चुका है इस तरह से। अब ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करना तो काफ़ी आसान है। ये इक्वेशन तो आपने चैप्टर नंबर 5 में काफ़ी बार सोल्व किया है इस तरह के। तो हम इसको Z के पदों में लिखेंगे सिंबॉलिक रूप में। तो हमने यहाँ पे सिंबॉलिक रूप में लिख दिया Z के पदों में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि D क्या है, यहाँ पे D/dz है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे CF, लेकिन CF ज्ञात करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सहायक समीकरण। तो अब हम इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे। ये सहायक समीकरण हमने कैसे लिखी है, तो ये भी हमने चैप्टर 5.1 में सीखा था। यदि आपने नहीं सीखा है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप चैप्टर 5 नंबर 5.1 पढ़िए। जो अवकलन की बुक है वहाँ पे मिल जाएगा 5.1, वहाँ से आप पढ़ सकते हो CF ज्ञात करना। तो CF ज्ञात करेंगे तो उसके अंदर सहायक समीकरण ज्ञात करते हैं हम। तो सहायक समीकरण आएगी इस तरह से। ये जो सहायक समीकरण है इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको m के 2 मान मिलेंगे। तो वो m के मान होंगे इस तरह से +-√2, ये हो गए m के मान। ये जो m के मान है इसके लिए हम लिखते हैं CF। तो इसके लिए CF लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये हो चुका है इसका CF हो गया इस तरह से। अब CF ज्ञात करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका PI भी हम ज्ञात करेंगे। तो PI भी ज्ञात करेंगे, तो PI ज्ञात कर लेते हैं इसका। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये Z है, इसको हमें वापस बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अब मैं इसका PI ज्ञात कर लेता हूँ। तो PI ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें मैंने मान रख दिया। फॉर्मूला इस तरह से होता है कि 1/फंक्शन ऑफ D। फंक्शन ऑफ D हमारे पास यहाँ पे ये है, ये y के साथ में जो भी आता है यहाँ पे ये होता है फंक्शन ऑफ D। तो ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ D है, D की पावर 2 माइनस की 2। ये हमने चैप्टर 5.1 में पढ़ा था फंक्शन ऑफ D। और PI ज्ञात करना भी वहाँ पे पढ़ा था, CF ज्ञात करना भी हमने 5.1 में पढ़ा था। तो वो पढ़ लीजिए, तभी आपको ये विधि समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो ये पढ़ लिया हमने, यहाँ पे फंक्शन ऑफ D
लिख दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी RHS होता है यानी कि राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है 2 - 2 Z⁴ ये होता है, तो ये पूरा मान यहाँ पे आता है इसके साथ में। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे PI ज्ञात करने की तरीका है वो यूज में लेंगे। PI ज्ञात करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एक तो 2 के साथ में लिख सकते हैं, एक -2 Z⁴ के साथ में हम इसको लिख के आगे सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक बार तो इसको 2 के साथ में लिया, एक बार इसके साथ में ले लिया इस तरह से। तो ये -2 तो कांस्टेंट थे तो ये बाहर निकल गए इस तरह से। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मेथड ये होता है कि जब भी कांस्टेंट होता है इसके साथ में, इस फंक्शन के साथ में, तो d का मान हम 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे तो d का मान हम 0 पुट कर देंगे। लेकिन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पे तो Z⁴ है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास अलग से एक मेथड होता है, वो हमने चैप्टर 5.1 में पढ़ा था। तो वहाँ से आप समझ सकते हो इसको। ये जो मेथड था उसके अंदर देखो हमने x⁴n वाला फॉर्मूला पढ़ा था एक, कि यहाँ पे x⁴n हो, यहाँ पे x के स्थान पे z है तो Z⁴n है, तो यहाँ पे Z⁴ है। तो इसको सोल्व करने का जो मेथड था वो हमने पढ़ा था, तो उस मेथड से इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो मैं आपको नहीं बताने वाला कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने पहले कई बार इसको सोल्व करना आपको अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको इन्वर्स में बनाया। इन्वर्स में बनाते टाइम आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक 1 बनना चाहिए। 1 बनाने के लिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से -2 कॉमन लिए। तो -2 कॉमन लेने से यहाँ पे प्लस -D⁴ बना था। तो और ये जो बना था उसको इन्वर्स में लिखेंगे हम, इन्वर्स में लिखते हैं। यही मेथड था इसको सोल्व करने का। अब इन्वर्स को हम सोल्व करते हैं, यहाँ से सीरीज लगाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज, उसकी सहायता से हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन मिलेगी हमें। यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज मैंने यूज में ली थी, वो किस तरह से यूज में ली थी तो यहाँ पे तो मैंने आपको नहीं बताई है। चैप्टर 5.1 में हमने अच्छे से सीख लिया था इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व किया। तो यहाँ पे जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो Z⁴ बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका PI। तो आपने CF ज्ञात कर लिया, आपने PI ज्ञात कर लिया, और इसका जो हल होता है वो होता है CF + PI। तो इसका हल लिखेंगे अब हम। तो इसका व्यापक हल हो गया y = CF + PI। तो CF और PI को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो CF और PI को ऐड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो ये हो गया इसका हल। लेकिन यहाँ पे देखो इस हल के अंदर तो यहाँ पे Z आ रखा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी Z नहीं है, हमारे क्वेश्चन में x है। तो x के स्थान पे हमने Z माना था। तो यहाँ पे देखो x है, ये जो ये है यहाँ पे ये जो x है, x और z में रिलेशन है यहाँ पे। तो ये जितना भी x है वो सब z में बदल गया। तो हम क्या करेंगे, वापस जहाँ जहाँ z है वहाँ पे हम sin x लिख देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी z है वहाँ पे मैं sin x लिख दूंगा। तो जैसे मैं sin x लिखूंगा तो ये इक्वेशन बदल जाएगी इस तरह से। तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल गई। यहाँ पे z था तो वहाँ पे मैंने sin x लिख दिया, यहाँ पे भी z था sin x लिख दिया, यहाँ पे भी z था तो मैंने sin x लिख दिया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर ये हो चुका है हमारे पास। यदि आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यूरियोसिटी फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो यदि आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे प्रत्येक ये पूरी बुक है जो चैप्टर वाइज अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप फ्री में वहाँ पे पढ़ सकते हो। आप कोई चार्ज नहीं लगेगा और वहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मिलेगा आपको। और कई सारे PDF भी मिल जाएंगे आपको, और अन्य जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री उनके PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप मिलेगा आपको क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी जाके उसके डाउनलोड कर सकते हो।